ये पूरी ही घटना घटी जुलाई 2017 में, जब टोनी थॉमस नाम का एक टैक्सी ड्राइवर पूरा ही दिन टैक्सी वगैरह चला लेने के बाद शाम को वापस अपने घर पर पहुंचता है। ये इस टाइम केरल में रहा करता था। अपनी बेटी के साथ अकेले ही वो अपनी बेटी का पालन पोषण इस टाइम कर रहा था, क्योंकि इस समय इसकी पत्नी यमन देश में नर्स लगी हुई थी। ये पहले तो वहां पर जाकर नर्स बन जाती है, लेकिन 2017 आते आते यानी कि इस टाइम तक उसने अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लिया था। वो यमन देश में ही रहकर अपना क्लिनिक चला रही थी। दूसरी तरफ थॉमस यहीं पर केरल में रहकर अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन वो दिन आम दिनों की तरह नहीं गुजरने वाला था। जब थॉमस अपने घर का नॉर्मली काम कर रहा था अपनी बेटी के साथ मिलकर, कि तभी उसे पता चलता है कि यमन में रहने वाली एक भारतीय नर्स ने अपने पति को काफी ज्यादा बेरहमी से मारकर एक पानी की टंकी में फेंक दिया है, और उसके बाद वो अपने घर से फरार हो चुकी है। इस बात को सुनकर थॉमस को अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और उसे इस बात का तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि ये जो सामने उसकी खबर चल रही है ये किसी और की नहीं, जबकि उसकी पत्नी निमिषा प्रिया के बारे में ही चल रही है। और इस बारे में तो उसे बाद में जाकर पता चलता है, क्योंकि अभी तक तो उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि निमिषा का पति तो वो है, वो यहाँ पर केरल में रह रहा है, तो वो तो अपने पति को कैसे मार सकती है। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो सारा का सारा मामला सामने आ जाता है। और पूरी ही घटना दरअसल कुछ इस तरीके से घटी थी कि निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली थी। 2008 में वो अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेती है, और उसके बाद यमन देश में जाकर वो एक नर्सिंग के तौर पर काम करने लगती है। 2011 आते आते उसके घर वालों ने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया था, जिसके चलते वो लोग यमन से वापस उसे इंडिया बुला लेते हैं और टोनी थॉमस के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, जो कि यहीं पर केरल में ही टैक्सी चलाया करता था। 2012 तक वो दोनों ही वापस यमन चले जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अब दोनों ही मिलकर टोनी को यहाँ पर भी अपनी रिक्शा चलानी है, वहां पर भी वो आराम से टैक्सी चला सकता है। तो वो दोनों ही यमन चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद निमिषा प्रिया तो अपने नर्सिंग वाले काम पर चली जाया करती थी। दूसरी तरफ अगर टोनी को देखा जाए तो वो भी यहीं पर छोटा मोटा काम धंधा ढूंढ लेता है, और दोनों की ही जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इनके घर में एक और मेहमान आ जाता है, वो थी इनकी छोटी बेटी। लेकिन जब से इनकी जिंदगी में इनकी बेटी आई थी, इनका खर्च हद से ज्यादा बढ़ चुका था, और पूरा ही खर्चा आराम से नहीं निकल रहा था। यही कारण था कि टोनी ने अपनी पत्नी निमिषा से ये बात कही कि क्यों न वो अपनी बेटी को लेकर वापस केरल चला जाए। वहां पर इनका खुद का मकान है, वहां पर वो बड़े ही आराम से काम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका अच्छे से खर्चा नहीं निकल रहा है। इन सारी ही बातों को देखकर निमिषा भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है, और 2014 से पहले ही वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। अभी तक निमिषा प्रिया को अपने काम का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उसके बाद उसने अपने पति से ये बात पूछी कि क्या वो खुद का एक क्लिनिक खोल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए अगर खुद का उनका क्लिनिक हो जाता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा फायदा होगा। आज के टाइम में वो और क्लिनिक में जाकर काम करती है तो उसे इतना फायदा नहीं होता है। इस बात में टोनी ने उसका पूरा का पूरा समर्थन किया, और वो अपने रिश्तेदारों से लेकर अपने पास जितनी भी उनके पास इस टाइम जमा पूंजी इकट्ठा हो चुकी थी 18 लाख रुपए वो निमिषा प्रिया को दे देते हैं। लेकिन जब निमिषा ने वहां पर अपना क्लिनिक खोलने के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानने की कोशिश की तो उसे ये बात पता चलती है कि कोई बाहरी देश का व्यक्ति आकर यहाँ पर डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर उसे कुछ काम धंधा करना है तो उसे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना होगा जो कि यहीं पर यमन देश का रहने वाला हो। और इसमें भी निमिषा को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनके क्लिनिक में जहां पर इस टाइम प्रिया काम किया करती थी वहीं पर दलाल अब्दू मेहंदी नाम का एक व्यक्ति भी रहा करता था। उसकी वहीं पर साइड में ही एक दुकान थी। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो वो अपनी पत्नी को लेकर यहीं पर निमिषा वाले अस्पताल में उसे लेकर आया था। तो तब से ही वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। निमिषा अपने पति को मेहंदी के बारे में बताती है। उसके पति ने भी मेहंदी से जब बातें की तो टोनी को भी कुछ ऐसी बात मेहंदी में नजर नहीं आई जिससे कि वो अपनी पत्नी को मना कर दे कि तुम्हें इसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो भी काफी अच्छा व्यक्ति उन्हें लगता है, और इसी तरीके से वो लोग पार्टनरशिप में वहां पर एक क्लिनिक शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा
भी आता है जब यमन में गृह युद्ध छिड़ जाता है और गृह युद्ध छिड़ने के कारण सारे के सारे लोग वापस अपने अपने देश जाने लगते हैं। लेकिन इस टाइम निमिषा प्रिया ने वहां पर काफी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो वो अपने सारे के सारे पैसे यूं ही तो छोड़कर वापस नहीं आ सकती थी। तो उसने अपने पति को सारी ही बातों के बारे में बताया और उसके पति ने भी यही बात कही कि वो चिंता बिल्कुल भी ना करे, वो आराम से वहां पर रहकर अपने काम धंधे पर ध्यान दे, यहाँ पर उसकी बेटी का वो अकेले ही ध्यान रख सकता है। लेकिन जब इस बारे में मेहंदी को पता चलता है कि निमिषा यहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, इसका पति यहाँ पर नहीं आ सकता, तो वो खुद ही उनके जो वो क्लिनिक था उसमें धांधली करने लगता है। उसने धीरे धीरे कर जितनी भी एम्बुलेंस थी क्लिनिक की वो सारी की सारी खुद के नाम करवा ली और इसके अलावा जितना भी प्रॉफिट निमिषा का हुआ करता था वो भी वो सारा का सारा अपने पास रखने लगता है। और एक टाइम तो ऐसा भी आ गया जब उसने पूरे तरीके से निमिषा के पासपोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे कर मामला और आगे बढ़ता है और अब तो वो निमिषा को पीटना भी शुरू कर देता है। अपने कंट्रोल में वो उसे पूरे तरीके से रखने की कोशिश करता है, फिजिकली वो उसे एब्यूज करने की कोशिश करता है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ करता था कि अपने सारे के सारे दोस्तों को लेकर वो रात को निमिषा के रूम पर जा पहुंचा करता था और वहां पर बैठकर उसे मानसिक तौर पर जितनी भी वो प्रताड़नाएं दे पाता वो सारी की सारी वो देने की कोशिश करता। इन सारी ही चीजों से निमिषा बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। तो एक समय ऐसा भी आया जब उसने जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दी, लेकिन इस टाइम मेहंदी ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से तैयार करवा लिए थे कि उसने कोर्ट में ये सारी की सारी चीजें साबित कर दी कि ये तो मेरी पत्नी है, ये इसी तरीके से लड़ाई करती रहती है। लेकिन उस टाइम उन दोनों की ही ऐसी हरकतों को देखते हुए पहले तो उन्हें 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में जब उनके कागजों को देखा जाता है कि ये दोनों पति पत्नी है, इनके घर का ये आपसी मामला है, तो उन दोनों को ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब तो मेहंदी ने पूरे तरीके से उसका पासपोर्ट कब्जे में कर लिया था, उसका जितना भी क्लिनिक का बेनिफिट आया करता था वो खुद के पास रखा करता था, कभी भी वो शराब पीकर उसके पास जा पहुंचा करता था और इसी तरीके से वो उसे प्रताड़ित कर रहा था। और इसी बीच निमिषा प्रिया के दिमाग में ये बात आती है कि अगर किसी भी तरीके से वो इससे अपना पासपोर्ट छीन लेती है तो वो वापस आराम से कम अपने घर तो जा ही पाएगी और वैसे भी यहाँ पर रहकर उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जब भी वो शराब पीकर रात को उसके पास पहुंचा करता था उसे फिजिकली एब्यूज करने के लिए जैसे तैसे कर वो अपने आप को बचाने की कोशिश किया करती थी। तो मई 2017 में भी बिल्कुल इसी तरीके से वो उसके पास जा पहुंचता है और उस दिन तो निमिषा प्रिया ने सारी की सारी प्लानिंग पहले से ही बना रखी थी। जैसे ही वो शराब पीकर उसके पास आता है तो शराब में वो पहले से ही काफी ज्यादा भंड तो हो ही चुका था, तो उसने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और उसके बाद उसे वहीं पर उठाकर बेड पर सुला दिया। लेकिन जब उसे इस बारे में अंदाजा होने लगता है कि ये कहां पर उसका पासपोर्ट रख सकता है, इन सारी ही चीजों के बारे में वो जब जानने की कोशिश करती है तो इसी बीच उसे पता चलता है कि मेहंदी के शरीर में अब किसी भी तरीके की कोई भी हलचल नहीं हो रही है। वो इस चीज को चेक करने के लिए कि ये ठीक ठाक है भी या नहीं, उसकी नब्ज को जब चेक करती है तो उसके शरीर की नब्ज में किसी भी तरीके की कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। और उसके बाद निमिषा प्रिया को पता चलता है कि इसने तो अपनी जान गंवा दी है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसके चलते वो अपने नीचे ही फ्लोर पर रहने वाली एक और महिला के पास जाती है और उसे सारी की सारी चीजें बता देती है। वो महिला इस बारे में काफी अच्छे से जानती थी कि ये पूरी ही रात काफी ज्यादा बुरे तरीके से लड़ाई करते रहते हैं और मेहंदी इसके ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार करता है, तो वो इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो इसके रूम में आ पहुंचती है। यहाँ पर आने के बाद वो लोग दलाल अब्दू मेहंदी के शरीर के हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में काटने लगते हैं और उसके बाद अपने छत पर ही मौजूद एक पानी की टंकी में ले जाकर उन्हें फेंक देते हैं। अब इन्हें पूरा का पूरा शक हो चुका था कि आज नहीं तो कल जो ये इनके हाथों से कांड हुआ है इसके बारे में पुलिस वालों को पता चल जाएगा, जिसके चलते वो लोग उस जगह को छोड़कर उससे काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। लेकिन उस अपार्टमेंट के लोगों को जब वो लोग पानी को यूज करते हैं उसके अंदर से काफी गंदी बदबू आती है, तो आखिर में वो लोग ऊपर पानी के टैंक पर जा पहुंचते हैं कि आखिरकार इसमें क्या कोई जानवर वगैरह मरा पड़ा है जिसके कारण इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो कुछ भी उन लोगों ने देखा उसे देखकर वो लोग पुलिस वालों के पास कॉल कर देते हैं और पुलिस वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में पता
लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि इसके साथ कौन काम किया करता था, यहाँ पर अक्सर कौन किससे मिलने के लिए आया करता था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये घर निमिषा प्रिया का था और यहाँ पर दलाल अब्दू मेहंदी ने अपनी जान गंवा रखी है और निमिषा प्रिया यहाँ से गायब है। तो निमिषा प्रिया की चारों ही तरफ खोजबीन शुरू कर दी जाती है और उसके बाद मई 2017 में आखिरकार उसे गिरफ्तार कर भी लिया जाता है। निमिषा प्रिया ने सारी की सारी बातें कोर्ट के सामने रखी कि जनाब कुछ इस तरीके से इस बंदे ने सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने फर्जी इसने दिखाई थी, हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ इस तरीके से मुझे ये यहाँ पर बंदी बनाए हुए था, मेरा पासपोर्ट इसके पास था, मैं करती तो क्या करती। और इसी तरीके से उसके ऊपर केस चलता रहता है और 2020 में उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाती है, वहां की सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन उसकी फांसी की सजा को यूं का यूं बरकरार रखा जाता है। और अब आखिर में उसने यमन देश के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी के पास दरख्वास्त की कि मुझे फांसी की सजा ना दी जाए, लेकिन अब तो राष्ट्रपति ने भी उसकी फांसी पर मोहर लगा दी है कि उसने तो कुछ इसी तरीके का जुर्म कर रखा है और उसे तो फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब इस बारे में टोनी थॉमस को पता चलता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास मदद के लिए जा पहुंचता है और इंडियन गवर्नमेंट भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यमन में अगर देखा जाए तो वहां पर ब्लड मनी भी चलती है। अगर मेहंदी के परिवार वालों को अगर ब्लड मनी दे दी जाती है तो निमिषा प्रिया की जान बच जाएगी। ब्लड मनी कुछ इस तरीके के पैसे होते हैं कि जिस परिवार के व्यक्ति को मार दिया गया है उसके परिवार के लोग पैसा लेकर अगर मुलजिम को माफ करना चाहे तो वो माफ कर सकते हैं। और इस टाइम काफी सारे आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं, कहीं पर तो ये बात कही जा रही है कि उनके परिवार वालों ने 70 लाख रुपए की मांग की थी, कोई बोल रहा है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपयों की मांग की थी और सारी ही रिपोर्ट अभी तक अलग अलग रकम बता रहे हैं। अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है कि इतने ही पैसे मांगे गए हैं और ये पैसे मेहंदी के परिवार वालों ने ही मांगे हैं। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और आशा तो यही करते हैं कि बहुत जल्द निमिषा सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड अगर किसी और बात के बारे में भी आपको पता हो जो कि मैं यहाँ पर ना बता पाया हूँ तो उस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके के लालची लोगों से हमेशा सतर्क रहें। हमें कोई अंदाजा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा मासूम हमें नजर आ रहा है आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तो दलाल अब्दू मेहंदी निमिषा प्रिया की काफी अच्छे से मदद करता है, लेकिन बाद में उसके दिमाग में लालच पनपने लगता है और उसने निमिषा प्रिया की जिंदगी को हराम कर दिया था और आखिर में निमिषा प्रिया को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो इस तरीके के लोगों से आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने घर पर सुरक्षित रहें। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट लक्की बावा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।